Hello students, today I am going to teach you rest of the terminology of accounting। तो अकाउंटिंग की जो बाकी टर्मिनोलॉजीज रह गई थी आज हमने वो डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है परचेज रिटर्न। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड विच इज़ रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीज़न। जब एक बिज़नेस एंटरप्राइजेज सामान परचेज़ करती है तो उसमें से कुछ सामान हमें कई बार वापस करना पड़ता है सप्लायर से जिससे हमने ख़रीदा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि गुड्स जो डिफेक्टिव निकल हो सकती हैं, या जिस तरह की हमने उनको स्पेसिफिकेशन की गुड्स हमें चाहिए थी उस तरह की गुड्स अगर ना आए तो हमें सप्लायर को जो हमने सामान परचेज़ किया था वो वापस करना पड़ता है। परचेज रिटर्न इज़ आल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड बिकॉज द गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू सप्लायर। परचेज़ रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं क्योंकि जो हमने सामान ख़रीदा था वो अब हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। वो सामान यानी कि किसको हम भेज रहे हैं दोबारा से वापस, सप्लायर को। उसके बाद सेल रिटर्न, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द गुड सोल्ड विच इज़ रिटर्नड बाय द कस्टमर टू द एंटरप्राइज। मीन्स जितनी हमने गुड्स बेची हैं उसमें से कई बार कुछ सामान जो बिज़नेस को वापस आ जाता है कस्टमर से। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जो कस्टमर को है एज़ पर स्पेसिफिकेशन गुड्स नहीं मिली या कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकली आई, तो कस्टमर क्या करता है, वो गुड्स हमें वापस कर देता है, यानी बिज़नेस एंटरप्राइजेस को वापस कर देता है। उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इज़ आल्सो नोन एज रिटर्न्स इनवर्ड बिकॉज द गुड्स आर कमिंग बैक इन द बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर। सेल रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, रीज़न बीइंग कि जो गुड्स हैं वो कस्टमर से बिजनेस में दोबारा वापस आ रही हैं, तो इसलिए हम सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं जी। इसके बाद जो हमने टर्मिनोलॉजी करनी है दैट इज़ स्टॉक। द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जितना गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है कि जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, मतलब कि जो सामान वो परचेज़ करता है आगे सप्लायर से फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, उसको रीसेल करने के लिए, उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है 12 मंथ्स का। ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो इसमें होता क्या है, जितनी भी गुड्स हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितनी अनसोल्ड रह जाती हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 31 मार्च 2019 को हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स रह गई हैं वो रह गई है 10,000 की, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि बाकी सारा सामान बिक गया, सिर्फ 10,000 गुड्स हमारे पास बची रह गई हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक मे बी ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। जो स्टॉक है आपको वो रॉ मटेरियल का हो सकता है। रॉ मटेरियल किस लिए यूज़ करते हैं हम, प्रोडक्शन के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अभी काम कोई चल रहा है तो उसका भी स्टॉक हमारे पास होता है। देन फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट अब तैयार हो गया है कंप्लीट यूज़ करने के लिए, आगे इसकी फिनिश्ड गुड्स के आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है, मतलब कि ये वो सामान है जो अब फाइनली तैयार हो चुके हैं कस्टमर के यूज़ करने के लिए। देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो क्लोजिंग स्टॉक है एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हमारे पास 31 मार्च 2019 को स्टॉक बचा था 10,000 का, इतने का जो सामान था वो नहीं बिका, तो जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा दैट इज़ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को। तो यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल का, पिछले अकाउंटिंग ईयर का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टर्म क्रेडिटर। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज परचेजेस गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो पर्सन है, इसको हम सप्लायर भी बोलते हैं, जिनसे एक बिज़नेस गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है उधार पर। तो
ये हमने 2 टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हमने कुछ और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ ए कंसेशन allowed by seller on the basis of either quantity और वैल्यू ऑफ सेल। देखो ये जो डिस्काउंट है ये कौन अलाउ करता है? सेलर अलाउ करता है। किस बेसिस पे? जब भी कस्टमर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा वैल्यू का सामान ख़रीदता है तो सेलर क्या करता है, जितनी वैल्यू का सामान वो ख़रीदता है उस पर कुछ परसेंटेज या 10% या 20% डिस्काउंट जो देता है या जो कंसेशन देता है उसे हम बोल देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल इसमें लेते हैं कि एक कस्टमर आता है और हम उसको 1 लाख का सामान बेचते हैं, तो यानी कि वो ज़्यादा वैल्यू का हमारे से सामान ख़रीद रहा है, तो हम उसको मान लो 20% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो इस 1 लाख का 20% हो गया 20,000। तो यानी कि हमारे पास सेल कितनी हम रिकॉर्ड करेंगे? नेट सेल 80,000 की। तो जो हम सेल रिकॉर्ड करेंगे वो 80,000 पर रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। आगे सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट नेट सेल प्राइस। वही बात लिखी है कि जो हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो नेट सेल प्राइस पर रिकॉर्ड करनी है, मतलब कि आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। देन सिमिलरली परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस, नेट परचेज प्राइस। अब इसमें क्या होता है कि पहले हमने एज ए सेलर आपको समझाया, अब उसके बाद हम समझते हैं कि अगर हम परचेज़र हो और हम किसी से सामान परचेज़ करते हो तब हमने कैसे नेट प्राइस कैलकुलेट करना है। सपोज़ कि हमने 2 लाख का सामान ख़रीदा है सप्लायर से और उसने हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000। तो यानी कि 1,60,000, यानी हम उसको कितने पे करेंगे? 1,60,000। तो हम अपनी बुक्स में भी कितनी परचेज़ शो करेंगे? 1,60,000 की, मतलब कि नेट प्राइस पर हम परचेज़ शो करेंगे। उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट है हमने कहीं पर शो नहीं करना, कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ जब भी सेल होगी तो सेल में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट सेल रिकॉर्ड करनी है। जब परचेज़ करेंगे तो परचेज़ में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसको नेट परचेज़ प्राइस पर हमने रिकॉर्ड करना है। देन नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। इट इज़ कंसेशन अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट। ये इस तरह का कंसेशन है या डिस्काउंट है कि हम जो कस्टमर को देते हैं ताकि वो हमें जल्दी पेमेंट कर दें, इसलिए हम इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कि ताकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 10,000 का सामान बेचा है सेलर को, तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर तो कस्टमर कह रहा है कि मैं आपको 2 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा, तो फिर उसको पूरे 10,000 की पेमेंट ही करनी पड़ेगी। अगर हम उसको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप विदिन 10 डेज़ में पेमेंट करोगे तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% इसका हो जाएगा 1,000। तो यानी कि उसको कितने पे करने पड़ेंगे कस्टमर को? 9,000। तो इसलिए अगर हमने अर्ली पेमेंट चाहिए, जल्दी पेमेंट चाहिए, तो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। इस तरह के डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो हमारे पास 2 तरह टाइप्स ऑफ जो डिस्काउंट थे, 2 थे, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट, हमने कर लिया। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विद इफेक्ट्स ऑफ टाइम। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टाइम टू टाइम जैसे हम उसको यूज़ करते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, उनकी जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती है, मतलब कि गिरती रहती है। तो जितनी वैल्यू उनकी 1 साल बाद गिर जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लगने का कुछ भी कारण हो सकता है कि वियर एंड टियर, मतलब कि जो चीज़ें हैं यूज़ के साथ साथ टूटती फूटती रहती हैं और कई बारी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से भी फिक्स एसेट्स के जो प्राइस की वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है। आई होप आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।